लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें हमारे इस चैनल को और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हमारी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। हेलो स्टूडेंट, माय सेल्फ दिनेश मेहरा फ्रॉम फिजिक्स डिपार्टमेंट और एलबीएस कॉलेज के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। और मैं आज आप लोगों के लिए लेकर आया हूं बीएससी सेकंड ईयर से टॉपिक बायो-सैवर्ट्स का नियम। तो चलिए अपन स्टार्ट करते हैं आज का एक टॉपिक बीएससी सेकंड ईयर का जो है बायो-सैवर्ट्स का नियम। और ये 12th में भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बायो-सैवर्ट्स का नियम। चलिए अपन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये नियम को हम समझने से पहले ये जान लेते हैं कि सबसे पहले मैग्नेटिक फील्ड होती क्या है, क्योंकि ये बायो-सैवर्ट्स का नियम बनाया गया है मैग्नेटिक फील्ड को कैलकुलेट करने के लिए बनाया गया है। सबसे पहले अपन देखते हैं मैग्नेटिक फील्ड होती क्या है कि जब चुंबकीय क्षेत्र अथवा धारावाही चालक के चारों ओर का वह क्षेत्र, मतलब चुंबक अथवा धारावाही चालक के चारों ओर का वह क्षेत्र, सपोज हमारे पास एक चुंबक है और उसके चारों ओर क्या बन जाता है, चुंबकीय क्षेत्र बन जाता है। मतलब हमने अगर एक मैग्नेट को रखा है यहाँ पर तो इसके चारों ओर है और इसके दो ध्रुव है, तो इसके चारों ओर क्या बनता है, मैग्नेटिक फील्ड बनती है। ये क्या कहलाता है, उसका चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। तो चुंबक अथवा धारावाही चालक के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसके चुंबकीय प्रभाव का अनुभव किया जाता है चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। मतलब इसके चारों ओर का ये क्षेत्र है, यहाँ तक हमें मैग्नेटिक फील्ड क्या हो रही है, पता चल रही है कि यहाँ तक मैग्नेटिक फील्ड लग रही है, तो ये कहलाएगा चुंबकीय क्षेत्र। ऐसे अगर किसी हम एक वायर है, मतलब एक वायर तार का टुकड़ा, अगर उसमें हम क्या करें, करंट को फ्लो कराएं, मतलब उसमें धारा I प्रवाहित कराते हैं, तो इसकी चारों ओर क्या होने लगती है, एक मैग्नेटिक फील्ड बनने लगती है। इसको बोलते हैं अपन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड बोलते हैं। मतलब हमने एक चालक तार में धारा प्रवाहित कराई तो इसके चारों ओर क्या बनने लगा, चुंबकीय क्षेत्र बनने लगा। इसे हम बोल रहे हैं क्या, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। ठीक है, चलिए इसे हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, इसे हम बी से रिप्रेजेंट करते हैं, इससे कैपिटल बी से। तो इससे रिप्रेजेंट हो गया कैपिटल बी से। चलिए इसी के बेस पे हम आगे देखते हैं कि इस चुंबकीय क्षेत्र जो है इसको कैलकुलेट करने के लिए बायो-सैवर्ट्स ने एक नियम दिया था जिसको नाम दिया गया है बायो-सैवर्ट्स का नियम। तो अब इस नियम को देखते हैं, ये नियम क्या है। तो देखो बायो-सैवर्ट्स के नियम के अनुसार जब किसी चालक में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो उसके चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। मतलब एक कोई चालक तार है और उसमें क्या कर रहा है, विद्युत धारा को प्रवाहित करा रहे हैं, तो उसके चारों ओर क्या बन रहा है, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है। तो इसको सन 1820 में फ्रांस के वैज्ञानिक, ये दो वैज्ञानिक थे, बायो और सैवर्ट्स, ने धारावाही चालक के समीप किसी अन्य बिंदु पर, धारावाही चालक है, हमने मान लिया चालक क्या है अपने पास, एक वायर है, अब इसमें क्या बह रही है, धारा I बह रही है, तो इसके चारों ओर किसी बिंदु पर समीप चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, मतलब इस चालक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र बन रहा है। अब यहाँ पर कोई बिंदु मान लिया हमने P, तो इस पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए एक नियम हमें दिया था जिसको हमने बोला है बायो-सैवर्ट्स का नियम। इस नियम को क्या बोला गया, बायो-सैवर्ट्स का नियम। When electric current passes through a conductor, a magnetic field is produced around it. In 1820, French scientist Bayo and Saiwerts formulated a law to be determine the intensity of magnetic field at a point near a current carrying conductor, which is called the Bayo-Saiwerts law. ठीक है, तो अब इसको आगे देखते हैं अपन इस नियम को। चलिए, तो हमने सबसे पहले मान लिया कि हमारे पास एक चालक तार है, तो हमने एक चालक तार ले लिया, क्या अपने पास ये ले लिया हमने x और y, x y हमने चालक तार ले लिया। अब हमने इसमें एक धारा प्रवाहित करा दी, वो क्या फ्लो करा दी, यहाँ पे करंट I, ये हमारे पास धारा हो जाएगी I। ठीक है, कैपिटल I, इसमें क्या होने फ्लो होने वाली करंट कैपिटल I। अब चालक तार x y हो गया, इसमें धारा हमने क्या प्रवाहित करा दी I, तो ये धारा प्रवाह के कारण इसके चारों ओर क्या बन गया है, चुंबकीय क्षेत्र बन गया। अब हम क्या करेंगे, इस चुंबकीय क्षेत्र, इस धारावाही चालक में जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है इससे किसी दूरी पर बिंदु P है, तो इस बिंदु P पर हमें क्या करना है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले इस चालक तार का छोटा सा अल्पांश लेते हैं, मतलब टुकड़ा लेते हैं, वो हमारे पास क्या है, A और B। तो ये A और B हमारे पास क्या हो गया, अल्पांश हो गया, और इसको हमने नाम दे दिया क्या, dl। ठीक है, ये छोटा सा अल्पांश ले लिया। अब हमें कहां पर कैलकुलेट करना है, किसी बिंदु P पर, तो हमने यहाँ पर ले लिया बिंदु P। ठीक है, अब ये बिंदु चालक का जो अल्पांश है, अल्पांश से कितनी दूरी पर स्थित है, r दूरी पर स्थित है, ये स्मॉल r दूरी पर क्या हो गया, ये स्थित है। ठीक है, अब
अल्पांश से ये जो पॉइंट है P, इसको हम क्या मिलाते हैं, तो ये मिलाने पर इस अल्पांश से कितना एंगल बना रहा है, वो एंगल बना रहा है हमारे पास यहाँ पर थीटा, ये हमने मान लिया थीटा एंगल बना रहा है। कौन? ये अल्पांश। ठीक है, तो अब इसमें क्या है, माना हमारे पास एक एबीसी चालक तार हो गया। ठीक है, ये मान लिया अल्पांश, इसमें आई धारा प्रवाहित हो रही है। ठीक है, अब उसमें अल्पांश डीएल के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र कितना है अपने पास, डीबी। अब इस अल्पांश के कारण यहाँ चुंबकीय क्षेत्र कितना उत्पन्न हो रहा है, डीबी। भाई पूरे के कारण कितना हो रहा था हमारे पास, बी हो रहा था, तो हमने छोटा सा एक अल्पांश लिया, वो क्या है, डीएल। इस डीएल के कारण चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है, वो क्या हो गया, डीबी हो गया। चलिए अब इसको आगे समझते हैं कि किस किस पर निर्भर करता है। तो अब हमारे यहाँ पे क्या है, कि चालक में बहने वाली धारा। सबसे पहले कि चालक में बहने वाली धारा के अनुप्रमानुपाती, मतलब जो चुंबकीय क्षेत्र डीबी है वो किस पर डिपेंड कर रहा है, सबसे पहले उसमें फ्लो होने वाली करंट आई के समानुपाती या अनुप्रमानुपाती होता है। द करंट फ्लो द कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डीबी, मतलब किसके, डीबी के क्या हो जाएगी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगी। दूसरी चीज क्या बोल रहा है कि इस चालक तार में अल्पांश में फ्लो होने वाला करंट उस चालक की अल्पांश की लंबाई के अनुप्रमानुपाती। अब हमने मान लिया कि चुंबकीय क्षेत्र डीबी है, वो चालक के अल्पांश की लंबाई क्या है, डीएल है। इस डीएल के भी क्या हो जाएगा, अनुप्रमानुपाती। इसको हम दे देंगे एक नंबर, इसको इक्वेशन नंबर 2 नाम दे देंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। और किस पर डिपेंड कर रहा है, तीसरी कंडीशन कि चालक की लंबाई और उसके अल्पांश के बिंदु P से मिलने वाली रेखा के बीच बनने वाले कोण थीटा के अनुप्रमानुपाती। मतलब यहाँ पर जो चालक तार और जो चुंबकीय क्षेत्र बन रहा है वो कितना है अपने पास, डीबी है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगा, उनके बीच बनने वाले एंगल साइन थीटा की जया के अनुप्रमानुपाती। इसको देंगे हम इक्वेशन नंबर 3। तो the length of the conductor is directly proportional to the sine of the angle theta between the line joining the minor element to the point। तो इसके dB proportional sin theta के। नेक्स्ट इसके अनुप्रमानुपाती होगा भाई। अगला, अल्पांश से बिंदु P के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। मतलब यहाँ पर जो अल्पांश किया हमने dB, उसके कारण जो चुंबकीय क्षेत्र बन रहा है वो क्या है अपने पास, dB। डीएल अल्पांश था और डीबी क्या है, उसका चुंबकीय क्षेत्र है। अब इसके क्या होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। इनवर्सली मतलब व्युत्क्रमानुपाती 1/r², क्योंकि भाई चालक से उस पॉइंट P की दूरी कितनी थी, r थी। ठीक है, डीएल अल्पांश था यहाँ पर, यहाँ थीटा एंगल बन रहा था, ये दूरी कितनी थी, r। तो इसके क्या हो जाएगा, वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होगा। और द डिस्टेंस बिटवीन the minority and the point P is inversely proportional to the square of r। इसका मतलब क्या होगा, इसको हम दे देंगे इक्वेशन नंबर 4। ठीक है, आगे चलते हैं। उपरोक्त चारों जो अपने पॉइंट्स मिले हैं इनको अपन मिलाना है। तो सबसे पहले हमारे पास क्या मिला था, dB is proportional I, इसको देंगे हम फर्स्ट नंबर। दूसरा dB is proportional क्या मिला था हमारे पास, dl। तीसरी कंडीशन क्या मिली थी, dB is proportional sin थीटा। चौथी dB is inversely proportional r²। इन चारों पॉइंट्स को क्या करेंगे हम यहाँ पर कंबाइन करेंगे। तो dB proportional I dl sin थीटा अपॉन में r²। अब यहाँ से जब हम ये प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे तो इक्वल का साइन लगेगा, लेकिन इक्वल का साइन लगाते हैं तो एक क्या आपके ऐड होता है यहाँ पर, कांस्टेंट dV = k I dl sin थीटा अपॉन में r²। अब ये इस k की वैल्यू यहाँ पर क्या होती है, k = μ0 अपॉन में 4π। तो μ0 अपॉन में 4π जो है यहाँ पर एक कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू क्या होती है, 10⁻⁷ न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर होती है। अब यहाँ पर हम k की जगह क्या रख देंगे, μ0 अपॉन में 4π। तो dV = μ0 अपॉन में 4π I dl sin थीटा अपॉन में r²। अब ये जो μ0 है ये यहाँ पर क्या कहलाता है, वायु या निर्वात में चुंबकनशीलता कहलाता है। तो μ0 = हमारे पास क्या है,
वायु या निर्वात की चुंबकशीलता म्यूजिक। तो हमारे पास जो फॉर्मूला बन गया है वो क्या है, dV इक्वल टू म्यू 0/4 पाई I dl साइन थीटा r स्क्वायर। यही हमारे पास क्या होता है यहाँ पर कि किसी चालक कार में फ्लो होने वाली जो करंट रहती है और उसके द्वारा जो बनने वाला चुंबकीय क्षेत्र होता है उसे हम इस फॉर्मूले के द्वारा यहाँ पर कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आज हमने क्या देखा यहाँ पर कि बायो-सावर्ट्स का नियम क्या होता है और ये नियम किस लिए बनाया गया और इसकी क्या उपयोगिता है। तो आज हमने बायो-सावर्ट्स का नियम देखा। ठीक है, धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में अपन इसके आगे और इसके उपयोग समझेंगे और इसके क्या अनुप्रयोग है ये भी हम जानेंगे। थैंक यू।